हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज लेकर आई हूँ जो वीडियो वो क्लास 10th कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए है। कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। उसके काव्य खंड का अध्याय है कर चले हम फिदा। ये एक गीत है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है कैफी आजमी जी ने। तो इस पूरे गीत को हमने पढ़ा है, समझा है, सारी चीज़ें हमने देख ली, समझ ली। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इसी गीत पर आधारित यानी कि काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय यानी कि गीत के कुछ काव्यांश हमने लिए हैं जिन पर आधारित हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और इसके अलावा संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही पैटर्न से क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इनका प्रिपरेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करें। सबसे पहले हम करेंगे काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का। तो यहाँ क्या दिया है, पहला काव्यांश है, सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सांस थम रही है और नब्ज जम रही है। तात्पर्य यह है कि ये धीरे धीरे प्राण जो हैं वो शिथिल हो रहे हैं, अब हमारे प्राण निकल रहे हैं। हमारा ये कंडीशन थी कि ठंड भी बहुत थी और हमको बहुत चोट भी लगी थी, लेकिन तब भी हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये कहाँ था, भारत चीन की युद्ध की पृष्ठभूमि पर एक गीत लिखा गया था। तो चीन की बहुत जब लड़ा गया था तो वहाँ बहुत ठंडा था। तो सांस थमना मतलब कि हम धीरे धीरे थक रहे थे, हम घायल थे। नब्ज जमना यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी उस जगह पर, फिर भी हम आगे बढ़ते गए। कट गए सर हमारे कोच गम नहीं, यानी कि हमने जो है अपने प्राणों के बलिदान कर दिए, लेकिन हमने हिमालय का सर न झुकने दिया, यानी कि हमने देश को जो है झुकने नहीं दिया। उसकी इज्जत पर हमने उसकी इज्जत की आन बनाए रखी हमने। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मतलब हम मरने मरने की कंडीशन में आ गए, लेकिन तभी हम अपने फर्ज को निभाते रहे अपनी बहादुरी के साथ में। अब हम जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले यानी कि तुम सभी देशवासियों के हवाले हम अपने इस वतन को करके जा रहे हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सांस थमती गई नब्ज जमती गई पंक्ति के संदर्भ में सैनिक की विशेषता को दर्शाने वाला सही विकल्प है। यहाँ पर ये जो लाइन दी गई ना, सांस थमती गई नब्ज, तो इसमें सैनिक की जो विशेषता दर्शा रहा है वो कथन कौन सा सत्य है। दृढ़ता और कर्तव्य परायणता, साहस और निडरता, वीरता और निडरता, उदारता और भावुकता। तो इसमें जो वो है दृढ़ता और कर्तव्य प्रणारता, यानी कि हम दृढ़ हैं अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए, चाहे कोई भी कंडीशन आए हम उसको पूरी दृढ़ता के साथ कंप्लीट करेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किसका प्रतीक है। पर्वतों के राजा का, पर्वत श्रृंखला का, बुद्ध के स्थल का या देश के मान का। तो इस काव्यांश में हिमालय प्रतीक है देश के आन बान शान तीनों का। तो यहाँ पर देश के मान का यानी कि सम्मान का प्रतीक है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं में हमारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो हमारा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की रक्षा हेतु कुर्बान होते सैनिकों के लिए, देश की रक्षा हेतु घायल होते सैनिकों के लिए, देश की सीमाओं पर पहरा देते सैनिकों के लिए, या देश के पर्वतीय हिस्सों में तैनात सैनिकों के लिए। तो ये है उन लोगों, वो ये जो हमारे शब्द इस्तेमाल किया गया है देश की रक्षा हेतु कुर्बान होते सैनिकों के लिए। चौथा प्रश्न है। अब चौथे प्रश्न में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने जो अभी काव्यांश पढ़ा है उस पर आधारित 4 वक्तव्य दिए गए हैं और इसमें से हमें सही वक्तव्य को ढूंढकर निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या दिया है। पहला वक्तव्य है यहाँ पर, सैनिक घायल अवस्था में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये हमने काव्यांश के हिसाब से सही है, हम टिक मार्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैनिक युद्ध के लिए जाते समय अपने सभी उत्तरदायित्व किसी और को सौंप जाते हैं, ऐसा कोई भी उल्लेख इस काव्यांश में नहीं है। सैनिक देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। हाँ, ये बात सही है। नेक्स्ट है, सभी सैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होने के कारण ही अहंकारी होते, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा आप कहाँ सही देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला और तीसरा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा।
चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। काव्यांश में देशवासियों से क्या अपेक्षा की गई है? देश के विकास की, देश के विस्तार की, देश की रक्षा की, या देश की सफलता की? तो यहाँ किस चीज की अपेक्षा की गई है? वो है देश की रक्षा की, कि वो लोग देश की रक्षा करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं काव्यांश संख्या 2 पर। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ हमारे एक पौराणिक ग्रंथ का हवाला लेकर यहाँ पर सैनिकों को बताया गया है। यहाँ पर रावण से तात्पर्य शत्रुओं से है, सीता हमारी धरती है, और राम और लक्ष्मण हम हैं जिन्हें हमें अपनी धरती की रक्षा करनी है। तो खींच दो यानी कि अपनी जो बॉर्डर है उस पर हमें तुम्हें अपना खून बहाते हुए भी अगर बलिदान देना पड़े दे दो, मगर कोई भी शत्रु हमारी भूमि पर कदम ना रखने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। यानी कि कोई भी अगर हमारी धरती की तरफ हाथ उठाता है तो तुम्हें उसे भी तोड़ देना है। इस तरफ किसी को भी, मतलब हमारे देश के सम्मान की तरफ कोई भी हाथ उठाने नहीं पाए। अब राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, यानी कि अब हम ही हैं जिन्हें अपने देश की रक्षा करनी है, क्योंकि जो रक्षा कर रहे थे वो तो अपने प्राण त्याग के अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पर प्रश्न देखिए। ये जो हमने काव्यांश पढ़ा है इस पर आधारित हमारे पास 5 वाक्य दिए गए। 5 वाक्यों में सही वाक्य खोजने हैं। पहला वाक्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या दिया गया है? मृत्यु को गले लगा रहे सैनिक अपने साथियों को मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, इस गाने में यही चीज बोली गई है, वो बाकी देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। नेक्स्ट है, दुश्मनों को देश में प्रवेश करने से रोक दो, ये बात कही गई है, ये भी हमारी एकदम सही है। नेक्स्ट है, भारत माता और सीता की साम्यता नहीं दर्शाई गई है। यहाँ पर भारत माता और सीता के बीच साम्यता दर्शाई गई है, तो ये गलत है। देश के सैनिक राम लक्ष्मण और आक्रमणकारी रावण के समान हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो सैनिक है वो सभी कौन है? राम लक्ष्मण है, और जो शत्रु है वो रावण है। काव्यांश में करुण रस है, बिल्कुल भी नहीं। पूरी कविता में वीर रस समाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो ये गलत है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, ये हमारा 4th वाला घा वाला सही है, पहला, दूसरा और चौथा। दूसरा प्रश्न आते हैं, खूं से जमीन पर लकी खींचने का क्या आश्रय है? दुश्मन पर हमला करना, सीमाओं पर रक्तपात करना, बलिदान देकर भी शत्रु को रोकना, मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहना। तो यहाँ पर बलिदान देकर भी शत्रु को रोकने से तात्पर्य है। तो सही क्या है? अपना बलिदान भी देना पड़े, क्योंकि हम अपना बलिदान देंगे तो खून तो बहेगा ही ना। तो वही चीज है, हमें अपना बलिदान देकर भी सीमा के इस पार शत्रु को नहीं आने देना है। नेक्स्ट है, सीता का दामन किसे कहा गया है? भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को, देवी देवताओं की मर्यादा को, देश के स्वाभिमान को, या मातृभूमि के सम्मान को? तो यहाँ पर जो है सीता का दामन है वो मातृभूमि के सम्मान को कहा गया है। हमारी धरती का सम्मान, उससे मतलब है उसके सम्मान को कोई भी जो है चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों ओ वचन से कवि का संकेत किस ओर है? तुम्हें राम भी बनना है और लक्ष्मण भी। तुम्हें नारी के सम्मान की रक्षा भी करनी है और मर्यादा की भी। तुम्हें युद्ध भी करना है और रक्षा भी। तुम्हें भारतीयता को भी बचाना है और सीमाओं को भी। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों से सीधे सीधे तात्पर्य है कि तुम्हें भारतीयता को भी बचाना है और सीमाओं को भी बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे से क्या अभिप्राय है? अत्याचार का विरोध करना, पड़ोसी का हाथ तोड़ दो, विरोध मत करो, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, तो इससे सीधे सीधे तात्पर्य है कि अत्याचार का विरोध करना है हमें, कि कहां पर भी किसी भी तरह का अगर अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध आपको करना है। अब हम आ गए काव्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया है? राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले।
फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर जो लोग अब कुर्बान होते हुए जा रहे हैं वो कह रहे हैं हमने तो अपनी कुर्बानियां दे दी, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पीछे से कोई और हमारी तरह कुर्बानी ना दे। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि कुर्बानियों की राह को तुम्हें शांत नहीं देना है। जश्न मनेगा, लेकिन जब हम क्या कहते हैं हम अपने देश की आन बान शान की रक्षा कर लेंगे, तब इस मौत के जश्न के बाद वो जश्न हम मनाएंगे। तो तुम्हें अपने सर पे कफन बांधना है और आगे निकलते हुए चलना है। अब आ गया हमारे पास हमारे इसी गद्यांश का पहला प्रश्न, तो इसे ध्यान से देखिए। क्या दिया है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, कैफी आजमी, सुमित्रा नंदन पंत या मीरा। तो जैसे अभी तो हम चैप्टर से के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये वाला इस चैप्टर का है और इसके कवि को ये हैं, लेकिन एग्जाम में जब दिया जाएगा तो पंक्तियां दे दी गई। अब उनसे आपसे या तो चैप्टर का नाम पूछ लिया जाएगा या कवि का नाम पूछ लिया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलनी। तो हमें ये पता है कि इस पद्यांश के कवि कैफी आजमी जी हैं, तो यहाँ पर हम सही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक किसे सजाने की बात कर रहा है? भारत माता के मस्तक को, जश्न मनाने वालों को, देश की कुर्बानियों को, बलिदानी सैनिकों के जत्थों को। तो किसे सजाने की बात कर रहा है? वो है बलिदानी सैनिकों के जत्थों को। मतलब हमने तो बलिदान दे दिया, मगर हमारे पीछे ऐसे बहुत से सैनिक आप खड़े करो जो अपनी बलिदान देने के लिए तैयार हो। तीसरा प्रश्न है, रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, पंक्ति का क्या आश्रय है? सैनिक देश के बारे में सोचते रहे, बलिदानी सैनिकों की परंपरा बनी रहे, सैनिक सोच समझ कर आगे बढ़े, या बलिदानी सैनिक आगे बढ़ने की सोच में रहे। तो यहाँ पर सही क्या है, रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो कहने का तात्पर्य है कि बलिदान देने के लिए सैनिक आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचते रहे, आतुर रहे कि अब हमारे बलिदान की बारी है। चौथा प्रश्न है, सिर पर कफन बांधने का किस ओर संकेत है? यानी सिर पर कफन बांध दो, इस बात से किस ओर संकेत किया जा रहा है? जीवित रहने की ओर, सिर बचाने की ओर, देश पर बलिदान होने की ओर, या सिर पर मुकुट बांधने की ओर। तो किसके ऊपर ये, किसकी तरफ ये संकेत किया जा रहा है? ये है देश पर बलिदान होने। कफन बांधना मतलब एक मुहावरा है, तो उसको इन्होंने सिर पर का यहाँ पर इस्तेमाल किया। इसका सीधे सीधे तात्पर्य है कि हमें अपना बलिदान देने के लिए, देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, इस पंक्ति का भाव क्या है? क्या दिया है, हार के बाद ही जीत मिलती है, बलिदान के बाद ही आजादी मिलेगी, या बलिदान के बाद ही जीत का जश्न आएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, इसका तात्पर्य है बलिदान के बाद ही जीत मिलेगी, यानी कि हम जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन पहले हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा, तब हम मनाएंगे। अब आ गए काव्यांश संख्या 4 पर। क्या दिया है इसमें, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए इन्होंने बोला कि जिंदा रहने के बहुत मौसम होते हैं, मतलब हम हमेशा ही जिंदा रहते हैं, लेकिन हमें अपने देश के ऊपर कुर्बान होना पड़ा, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। वो जवानी, क्यों जवानी का ही नाम क्यों इन्होंने लिया, क्योंकि ये जोश और उमंग से भरी हुई अवस्था होती है। तो ऐसी जवानी जो बलिदान ना हो, वो ऐसी जो खून में नहाए नहीं, वो ऐसी इश्क और इश्क को रुस्वा करती है। यानी कि जो ऐसी जवानी जो सिर्फ इश्क में बह जाए वो बेकार है, हमें खून से नहाना है, अर्थात अपने आप को कुर्बान करना है इस देश पर। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, यानी कि हमने बलिदान दे देकर इसे लाल कर दिया है, इसे दुल्हन की तरह सजा दिया है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, अब इस पर आधारित हमारे पास में प्रश्न है। क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो अभी हमने जो काव्यांश पढ़ा ना, उस पर हमसे 5 वाक्य रखे गए हैं, उसी पर इसमें सही वाक्य हमें निकालना है और गलत नहीं। तो हमें सही वाक्य पे क्या करना है, जो सही वाक्य हम टिक करेंगे ना, उसे नीचे वाले से हमें मेल खाते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है वाक्य, बलिदानी सैनिक चाहते हैं कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले सैनिकों का दल तैयार होता रहे।
तो यहाँ पर मुझे ये सही लग रहा है, तो इस पे टिक मार्क करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बलिदानी सैनिकों ने अपनी विजय का उत्सव मना लिया? नहीं, वो क्या कह रहे हैं, जीत का जश्न बलिदान के जश्न के बाद है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगला उत्सव संघर्ष और बलिदान का होगा? नहीं। भारत माता की रक्षा के लिए युवक बलिदान देने को तैयार हैं? ये भी बात सही है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं टिक मार्क। नेक्स्ट है, देश के लिए मर मिटने का अवसर आ गया है, इसके लिए तैयार रहना। तो यहाँ पर पांचवा भी सही है, तो सही ऑप्शन है पहला, चौथा और पांचवा। तो पहला नहीं, ये भी नहीं है, पहला, चौथा, पांचवा, यहाँ पर ये हमारा फोर्थ वाला एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पद्यांश के अनुसार किसके लिए जान देने की रुत रोज नहीं आती है? मित्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए या प्रेम के लिए? तो किसके लिए नहीं आती? वो है देश के लिए बलिदान होने की रुत रोज नहीं आती है। नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश में कैसी जवानी को व्यर्थ माना गया है? किस तरह की जवानी को व्यर्थ कहा गया है? जो दूसरों को ना सताए, जो जबरदस्ती किसी का धन ना छीने, जो देश के लिए खून ना बहाए, जो अपनी बहादुरी दूसरे को ना दिखाए। तो यहाँ पर कैसी जवानी को व्यर्थ कहा गया है? जो देश के लिए खून ना बहाए। फोर्थ क्वेश्चन है, बलिदान ना देने वाले यौवन किन्हें बदनाम करता है? किसको बदनाम करता है? आलस और मेहनत को, दुष्टता और सज्जनता को, पुरुष और नारी को, सुंदरता और प्रेम को। तो बलिदान ना देने वाला यौवन जो है वो सुंदरता और प्रेम को रुस्वा करता है, अर्थात बदनाम करता है। पृष्ठ संख्या 5 है, सैनिक देश को किसके हाथों में सौंप रहे हैं? अपने साथियों के हाथों में, शत्रुओं के हाथों में, देशवासियों के हाथों में, या किसी को भी नहीं। तो सैनिक जो जिसको सौंप रहे हैं वो कौन है? देशवासियों के हाथों में सौंप रहे हैं। कि मतलब अब बोले ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो किसके हवाले में किसको सौंप के जा रहे हैं? अब देशवासियों, वो साथियों का तात्पर्य क्या है? उन देशवासियों, जितने भी देशवासी हैं सभी के को सौंप के जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न शुरू होंगे। तो हमने अभी तक काव्यांश आधारित सभी प्रश्नों को कर लिया, पूरी हमने कवर करने की कोशिश करी इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हम संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को देखेंगे। कर चले हम फिदा गीत के माध्यम से गीतकार देशवासियों को क्या प्रेरणा देना चाह रहा है? क्या प्रेरणा दे रहे हैं? सैनिक बनने की, देश प्रेम का भाव जगाने की, चीरता दिखाने की, गीत बनाने की। तो सही यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखें, कर चले हम फिदा के माध्यम से गीतकार देशवासियों को क्या प्रेरणा दे रहे हैं? उनके अंदर जो है वो देश प्रेम की भावना को जगा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देश प्रेम के भाव को जगा रहे हैं कि उठो, तुम्हें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है, सांस थमती गई नब्ज जमती गई से क्या भाव स्पष्ट हो रहा है? मृत्यु का नजदीक होना, बर्फ के पास होना, बहुत ठंड होना, या हैरान होना। तो यहाँ पर क्या है कि वो मृत्यु के नजदीक है ना। सांस थमना यानी कि हमारी जो सांस चल रही है वो धीरे धीरे रुकने पर आ गई। नब्ज भी हमारे जीवित रहने का ही प्रतीक होती है, तो वो भी धीरे धीरे थम रही है, तो ये उसका प्रतीक है कि अब हमारी मृत्यु नजदीक है। गीतकार के अनुसार सैनिक देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते रहते हैं, प्राणों की आहुति देते रहते हैं, अपने सर कटाते रहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो गीतकार के अनुसार सैनिक देश की रक्षा के लिए ये सभी कुछ करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, प्राणों की आहुति भी देते हैं और अपने सर भी कटाते हैं। सैनिक अपने अंतिम संदेश में साथियों से क्या कह रहा है? वो अब जो मर रहा है सैनिक, वो ये चीज को कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है? वह अपने प्राणों को देश हित में न्यौछावर कर रहा है और अपना देश अन्य साथियों के हाथों में सौंप रहा है। वह अपने साथियों से देशभक्ति के गीत गाने को कह रहा है। वह अपने द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कर रहा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? वह अपने प्राणों को देश हित में न्यौछावर कर रहा है और अपना देश अन्य साथियों के हाथों में सौंप रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, गीतकार के अनुसार सांसें थम जाने पर भी सैनिक से क्या नहीं किया? बढ़ते कदमों को नहीं रुकने दिया, वापस लौट गए,
उन्होंने लड़ना बंद कर दिया या वह हार गए। तो कि जब उनकी सांसें थम रही थी उसके बाद भी उन्होंने बढ़ना नहीं रोका, वो आगे बढ़ते रहे, उनके कदम आगे की तरफ बढ़ते ही रहे। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति का आश्रय क्या है? तो यहां पर है झुकने दिया। हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने दिए, हिमालय से शत्रुओं को भगा दिया। हिमालय गौरव का प्रतीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हिमालय का हमने सर न झुकने दिया का तात्पर्य है कि हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने दिए। सैनिकों के मरने के बाद भी वीरता का भाव बना रहा, या यहाँ आश्रय निम्नलिखित में से किस पंक्ति का है? यह आश्रय किस पंक्ति का है? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ क्या दिया? सैनिकों के मरने के बाद भी वीरता का भाव बना रहा। तो क्या हुआ? मरने के बाद भी। तो यहाँ सीधे सीधे बात है, मरते मरते रहा बाकपन साथियों। इस पंक्ति का यहाँ पर ये आश्रय है। प्रश्न संख्या 8 है, मृत्यु के समय सैनिक की अवस्था कैसी थी? जब वो मर रहा था तो उस समय उसकी अवस्था किस तरह की थी? करुणामयी और दुख से भरी हुई, वेदनामयी और लाचारी भरी, देश प्रेम और आत्म बलिदान से भरी, या भयाक्रांता और संकट से भरी? तो किस तरीके से थी? जब वो मर रहे थे तब भी उनके अंदर देश प्रेम और आत्म बलिदान भरा हुआ था। गीतकार के अनुसार बताइए कि जीवन में कौन सा समय बार बार नहीं मिलता? उन्होंने बोला है ना, क्या है? बलिदान का समय, जीवित रहने का समय, मृत्यु का समय, या बचपन का समय। तो क्या है वो? जब गीतकार ने बताया ना कौन सा समय बार बार नहीं आता, वो है बलिदान का समय जो है वो बार बार नहीं आता है। जान देने की रुत से क्या भाव स्पष्ट हो रहा है? क्या ना, जान देने की रुत रोज आती नहीं, तो यानी कि आप अपना बलिदान दे रहे हो, तो बलिदान देने की रुत आती नहीं, इसका भाव मतलब क्या है? बलिदान का समय, मरने के लिए तैयार रहना, देशभक्ति की प्रेरणा देना, देश की रक्षा हेतु जान कुर्बान करने का सुअवसर। तो जान देने की रुत रोज आती नहीं का तात्पर्य है यहाँ पर देश की रक्षा हेतु जान कुर्बान करने का सुअवसर जो है वो हमें अक्सर रोज प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब हमारे पास संपूर्ण गीत आधारित, अभी तक हम काव्यांश आधारित कर रहे थे, अब संपूर्ण गीत आधारित 5 वाक्य दिए गए, हमें सही वाक्य खोजने हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ना शुरू करते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के अवसर बार बार मिलते हैं, बात सही है, हमें जीवित रहने के अवसर तो बार बार मिलते हैं, मगर जान देने का अवसर बहुत कम मिलता है, तो हम यहाँ पहले पे लगाएंगे। फिर आते हैं, देश के लिए जान देने का अवसर प्रतिदिन नहीं मिलता है, ये भी सही है, उसको हमेशा नहीं मिलता, तो ये भी हमें सही लग रहा है। बचपन में प्रेम और जोश अपने उत्कर्ष पे होता है, नहीं, ये गलत है। प्रेम और सौंदर्य की रक्षा हेतु तैयार रहना चाहिए, ये भी नहीं है इस पूरे गीत में। सैनिकों को भारत माता रूपी दुल्हन की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। तो ये पहला, दूसरा और पांचवा, ये 3 वाक्य यहाँ सही है। पहला, दूसरा, पांचवा, तो यहाँ पर हमारा ये चौथा वाक्य एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, बलिदान का यह सिलसिला चलते रहना चाहिए, यह किन पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है? तुम सजाते ही रहना नए काफिले, राह कुर्बानियों की नावीरान हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उपरोक्त सभी। तो क्या बलिदान का सिलसिला चलता रहना चाहिए, ये किस पंक्ति से जाहिर हो रहा है? राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, इस पंक्ति से इसका अर्थ निकल रहा है। जिंदगी मौत से मिल रही गले पंक्ति से क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति का क्या मतलब है? अपनी खुशी को त्यागना, अपनी हार स्वीकार कर लेना, आत्म बलिदान देना, शत्रु पर विजय मिलना। यहाँ तो जिंदगी मौत से मिल रही गले पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है आत्म बलिदान देना, जिंदगी मौत से मिल रही गली, यानी कि हम अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जो है वो मौत के हवाले कर रहे हैं, अपने आप को बलिदान कर रहे हैं।
सैनिकों ने शत्रुओं को किसकी उपमा दी है? सैनिक ने शत्रुओं को किसकी उपमा दी है? रावण की, लक्ष्मण की, राम की, लक्ष्मण की, रावण की या कंस की? तो उन्होंने शत्रुओं को किसकी उपमा दी है? वो है रावण की उपमा दी है। सैनिक ने देश के नवयुवकों को किस प्रकार प्रेरित करने का प्रयास किया है? कैसे किया है? किस तरीके से प्रेरित करने का प्रयास किया हुआ है? गीत गाकर, बलिदान देकर, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहकर या वीर गाथाएं सुनाकर? तो प्रेरणा देने के लिए उन्होंने वीर गाथाएं तो सुनाई ही हैं, सुनाई ना वीर गाथाएं। उन्होंने राम की, लक्ष्मण की बातें बताई ना, सीता जी के लिए बोला, रावण के लिए कहा। तो इस तरीके से उन्होंने नवयुवकों को किस तरह प्रेरित किया है? वो जो है वीर गाथाएं सुनाकर प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा अध्याय खत्म हुआ। तो ये अध्याय, गीत तो बहुत आसान था, हमने जब पढ़ा था तो हमें तभी समझ में आ गया था हम सभी को अच्छे से, लेकिन क्वेश्चंस भी हमने कर लिए तो एक तरीके से चैप्टर भी रिवाइज हो गया और हमने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर ली। तो इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज आपके लिए आगे भी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें देखिएगा, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।